अब अगले प्रश्न की बात हम कर लेते हैं, जिसमें दिसंबर 2020 और जून 2021 का इस मर्ज साइकिल था। यह एग्ज़ाम जो हुआ था वो एग्ज़ाम 26 नवंबर 2021 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें बैंक का जो क्वेश्चन आया था, बैंकिंग का जो क्वेश्चन आया था, उसमें पहला क्वेश्चन जो था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट व्हिच द आरबीआई कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट रेट, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट रेट में क्या इफेक्ट लाया गया, क्या चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि आरबीआई जो होता है वो बैंक रेट या इंटरेस्ट रेट हमेशा फ्लक्चुएट में यानी चेंजिंग कुछ ना कुछ करते रहता है ताकि अपना मनी कंट्रोल करे। तो इसमें लेंडिंग का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी यानी लोन देने का या लेने का, उसके ट्रेडिंग एक्टिविटी में चेंजेज आएंगे या नहीं आएंगे, वह इसमें देखा जाता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, इनको देखा नहीं जाता है बल्कि छोड़ दिया जाता है। तो इसको यहाँ पे इनकरेक्ट के रूप में मान लिया जाएगा। इनकरेक्ट देखिए यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद बात कर रहे हैं कि सेविंग जो होता है इसको मोबिलाइज करने के लिए आरबीआई रेट क्या अफेक्ट करता है, तो ये भी करता है। तो लेकिन इसमें दिया गया है कि इन अफेक्टिंग, तो अफेक्ट करता है या यहाँ पे इन अफेक्ट दिया गया है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये बी और सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन सी में, यहीं पे यह क्वेश्चन का आंसर सही होगा। उसके बाद है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, रोल बताना है कमर्शियल बैंक का और एनबीएफसी का सर्विसेज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो रोल होता है उसको जान लेंगे कमर्शियल बैंक का, और रोल क्या होता है। तो रोल कमर्शियल बैंक का जो होता है वो कंज्यूमर को हेल्प करना रहता है और डिपॉजिट लेना रहता है, मतलब जो बैंकिंग काम होता है पूरा का पूरा रोल ऑफ बैंकिंग होता है कमर्शियल बैंक का। तो हेल्प टू कंज्यूमर हो जाएगा। एनबीएफसी जो होता है ये लोन प्रोवाइड करता है। हायर परचेज का काम अभी देखा जाए तो सबसे अच्छा इसका सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हायर परचेज ये हो जाएगा। और यहाँ पे नॉन डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन दिया गया है। तो नॉन डिपोजिटरी हमारा क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है यहाँ पे, और डिपोजिटरी क्या होता है, म्यूचुअल सेविंग बैंक के लिए होता है। इस तरह से ऑप्शन ए को हम सही कर लेंगे। इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व, यानी कि एक टेक्नोलॉजी है बैंकिंग में जो स्टार टोपोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है, जो मिडिल में एक सिस्टम को लगा के सभी छोटे छोटे जो सेपरेट सिस्टम होते हैं उनको एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी में इसको देख लेंगे। वहीं बात की गई है इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन को लेके, इसमें से कौन सा फॉल्स है। तो बैंक इंक्वायरी हम कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, जो कि हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ये भी हम देख लेंगे। ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड को, लेकिन हम कैश को नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेबी के बारे में बात किया गया है कि सेबी स्कीम द गेम रूल अप्लीकेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे तो आप आराम से म्यूचुअल फंड को सही कर सकते हैं, और सभी में सेबी का रोल नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स से है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि वह छोटे से छोटे ग्रामीण इलाके हो या किसान हो, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हो, उन सभी का क्या है कि बैंक अकाउंट खुलवाना या फाइनेंशियल इंक्लूजन में होता है, जिसमें आप छोटे छोटे बैंक जो देख रहे हैं आजकल गांव में खुल रहे हैं या छोटे कस्बों में खुल रहे हैं, वो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत खुल रहे हैं। उसी के बारे में बात किया गया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में एफ आई इंडेक्स जो होता है उसमें देखा जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, इसको देख लिया जाता है। पहला ऑप्शन जो दिया है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, जो भी बैंक
कंज्यूमर हैं उसको उनका धन प्रोटेक्ट किया जाए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। उसके बाद ईज ऑफ एक्सेस इन इसके बात नहीं किया गया है, चाहे यूजेज की बात नहीं किया है। इनक्वालिटी को के बारे में बात किया गया है, डिफिशिएंसी सर्विस के। इस तरह से ऑप्शन आपका ए बी हो जाएगा। फिर बात किया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर इंटरनेशनल मनी। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के बारे में हम लोगों ने आगे भी देखा है, स्विफ्ट का उपयोग किया जाता है, जबकि आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस का उपयोग अपने कंट्री के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आरबीआई आरआरबी है जो जो जिसको रूरल रीजनल ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक बोला जाता है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोला जाता है। तो ग्रामीण बैंक में जो होता है सेंट्रल बैंक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट बैंक का कितना होता है और स्पॉन्सर बैंक का कितना होता है। सबसे ज़्यादा सेंट्रल बैंक का रोल होता है, वो 50% होता है, और स्टेट बैंक का 15% होता है, और स्पॉन्सर बैंक का 35 होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह इंटरनेशनल बोल रहे हैं कि फॉरेन बैंक के बारे में इसमें भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बात किया गया है। थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखिए, आगे इसको हम बनाएंगे अगले सेशन में। द बैंक वेयर इन मेजोरिटी ऑफ डिपोजिटर नॉन रेसिडेंट आर कॉल्ड। तो जो भी अन्य देश माने अपने देश का जो रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट जो है अधिकतर उन्हीं लोग पैसे जमा कर रहे हैं, तो वह बैंक होता है ऑफशोर बैंक। अब पैन कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे रखा गया है कुछ बैंकिंग रिगार्डिंग है, उससे रिलेटेड आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आरबीआई एक्ट 1934 मेकिंग इशू प्रोविजनल नोट एक्सप्रेस, थोड़ा सा ये भी हमको देखने पड़ेंगे क्या ये सही है। इसमें आप सही कर सकते हैं। देखिए पैन कार्ड हम जब यूज करते हैं, देखिए वो क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा उसका, पैन कार्ड जब हम यूज करते हैं तो 50,000 रुपया से अधिक आपको राशि के लिए जब हम काम में लगाते हैं या यूज करना रहता है तो वहाँ पैन कार्ड मांगा जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। सही बात है। यहाँ पे करेक्ट, हाँ करेक्ट का बात किया गया है, करेक्ट ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो 50,000 का बात किया जाता है, और उसके बाद डी एफेक्शन कंप्लीट नोट द काउंटर बैंक इम्पाउंड द नोट एंड इशू डिपॉजिट। हाँ, तो जो हम काउंट बैंक में जाते हैं तो काउंटर पे अपना रुपया जमा भी कर सकते हैं, और वहाँ से अपना जमा पैसा किए हैं उसमें से ले भी सकते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे 35 आएगा, और कुछ कुछ इसमें तो जो और सब है ए डी ई इसमें गलतियाँ है, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रिजर्व। सेकेंडरी रिजर्व के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो सेकेंडरी रिजर्व जो होता है वह कमर्शियल बैंक जो होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट में जो अपने पास राशि को रखता है और कुछ उस राशि में से इन्वेस्ट कर देता है, तो वहीं कमर्शियल बैंक के लिए सेकेंडरी रिजर्व हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे दिया गया है, सी में दिया गया है। अब इंडियन मनी मार्केट के बारे में बात बताया गया है कि इसमें से फॉल्स कौन सा है। इंडियन मनी मार्केट के बारे में फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स को हम चुनेंगे, यानी सही को छांटेंगे और फॉल्स को चुनेंगे। तो वेरी लाइट लिक्विडिटी पोजीशन विल बी इंक्रीज द सेल रेट, एक्सेस लिक्विडिटी इन लो स्टेबल रेट, सही होगा। वहीं बी के बारे में बात किया गया, इफ द लिक्विडिटी क्रंच ऑफ द बैंक पास टू सिस्टम इट में लीड हाई वॉलेटिलिटी, होता है। सी कॉल रेट अंडर द नॉर्मल लिक्विडिटी कंडीशन, द कंडीशंस आर द कैप रेट ऑफ द टर्म ऑफ मनी, यह नहीं होता है। वॉलेटाइल मार्केट कॉल सिचुएशन होता है, इसलिए ये इसका जो आंसर हो जाएगा यहीं पे सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो सेंट्रल बैंक के बारे में बात किया गया है कि इंटरवेंस टू अफेक्ट एक्सचेंज रेट, यानी एक्सचेंज रेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट होते हैं सेंट्रल बैंक पे, क्यों होते हैं,
तो इसके कारण होते हैं, सबसे पहला कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण होता है इन्फ्लुएंस, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सही बात है। उसके बाद इन्फ्लुएंस फ्लो, ट्रेड फ्लो बताता है कि किस तरह का फ्लो है, उससे भी सेंट्रल बैंक के एक्सचेंज रेट पर फर्क पड़ता है। और उसके बाद फ्लैक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, और जो भी फ्लैक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट में, इसके वजह से भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी को सही कर लीजिए, आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं, तो इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि कौन सा कैपिटल और टायर के बात किया गया है जो बेसल नॉर्म से लिया गया है। एसेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट कंसेप्चुअल है, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको हम मतलब मैच करके एक एक करेंगे, उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसमें एसेट मैनेजमेंट, एसेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो टाइम मैच्योरिटी गैप आपको देखने को मिलता है। तो जहाँ पे गैप दिखेगा वहाँ पे मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। तो सी का एक यहीं पे है पहला, यहीं पे हमारा क्वेश्चन है, सही हो जाएगा। ऐसे और को भी देख लीजिए। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो को जो बात किया गया है वो बेसल 3 में बात किया है, बेसल 3 के नॉर्म्स में बात किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। बी का देख लेते हैं, इनोवेटिव डेब्ट परपेचुअल, पिछले क्वेश्चन में हमको देखने को मिला था, जो कि कैपिटल 2 में है, टायर 2 में, और बात किया गया है जो कैपिटल से रिलेटेड है। और वहीं रिस्क वेटेड एसेट की बात किया गया है टायर डी, हाँ रिस्क डी का 3 टायर 2 में। अच्छा, टायर टू में इसका बात क्या किया गया है, टायर इसमें बात किया गया है, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बताना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन इंडिया, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चेक जो होता है ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर, देखिए पहला ही सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आरबीआई का जो सब्सिडरी है उसके बारे में बताना है। तो अब तो कुछ चेंजेज हुए हैं, नहीं तो आपको आरबीआई का 1988 में आया था, NHB-EB है। उसके बाद आपको भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भी है, और ये डिपॉजिट इंश्योरेंस भी है। इस तरह से आप अगर मिलाएंगे ADE, तो ADE सर्च कीजिए, ADE, और इसमें क्या किया है, नाबार्ड को भी जोड़ लिया है। इस पे बाद में क्वेश्चन क्या हुआ था, यह क्वेश्चन बाद में NTA के द्वारा रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। एक ही ऑप्शन को बार बार 2-3 बार से ऐसे आ रहा है। तो बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस से सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग द इकोनॉमी थ्रू द, तो इसके लिए पॉलिसी बनाया जाता है, वो आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। बेसल 2 में क्या दिया गया है, तो बेसल 2 में आपका, अभी हम लोग देख रहे थे बेसल 2 के बारे में। बेसल 2 में आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी बात किया गया है, सुपरवाइजरी रिव्यू के बारे में भी बात किया गया है, और कैपिटल और मार्केट डिसिप्लिन के बारे में बात किया गया है। तो 1, 2 और मार्केट ABD यहाँ पे है। फेमा के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये बताना है। फेमा के बारे में बताना है। तो फेमा हम सभी जानते हैं कि जो लोग भी इंडिया से बाहर जाते हैं या इंडिया में रह के बिजनेस करते हैं अदर कंट्री से, तो उन लोगों को एक्सचेंज एक्ट के तहत अपने मनी को एक्सचेंज कराते हैं। लेकिन जो लोग इंडिया में नहीं हैं, इंडिया से बाहर हैं, वो लोग किसी और देश में हैं, तो फॉरेन करेंसी उनके पास है, तो क्यों कराने आएंगे। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। NPA के बारे में है, और हाइब्रिड डेप्ट, थोड़ा सा ये भी हमको होल्ड करके रखना होगा, इसको हम आगे देखेंगे। चलिए
सेंट्रल बैंक कंडक्ट द सेल ऑफ सिक्योरिटी कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक सेल, यानी कि अगर सेंट्रल बैंक कंडक्ट करती है सेल ऑफ सिक्योरिटी को, तो कमर्शियल बैंक पे क्या उसका फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसका अगर कंडक्ट करेगी सिक्योरिटी बढ़ाएगी तो डिक्रीज हो जाएगा क्या, कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा। एवरेज क्लॉज का बात किया गया है, तो एवरेज क्लॉज इन इंश्योरेंस अप्लीकेबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो यह आपका होता है अंडर इंश्योरेंस में। अब अंडर इंश्योरेंस समझ लीजिए क्या होता है। अंडर इंश्योरेंस होता है कि किसी भी एसेट का जो फेस वैल्यू होता है, उसका जो ओरिजिनल मूल्य होता है, उससे कम पे इंश्योरेंस कराना अंडर इंश्योरेंस हो जाता है। वहीं ज़्यादा वैल्यू से ज़्यादा पे कराइएगा तो ओवर इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर एक ही प्रोडक्ट को दो जगह से करा लिए तो वहाँ पे डबल इंश्योरेंस हो जाएगा। और री इंश्योरेंस वह इंश्योरेंस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस कराती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही मिलेगा अंडर इंश्योरेंस। ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर इन इंडिया बेट बिग ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट ऑन विच द फॉलोइंग डे। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ई कॉमर्स लार्ज रिटेलर के लिए मेगा कंजम्पशन इवेंट कब आयोजित करता है। तो इसमें लगभग सभी डे पे कराता है। रिपब्लिक डे पे भी कराता है, इंडिपेंडेंस डे पे भी कराता है, ब्लैक फ्राइडे को कराता है, साइबर मंडे को कराता है और अक्षय तृतीया को कराता है। इस तरह ऑप्शन डी को यहाँ पे सही दे दिया गया है। Which of the following are related to प्राइमरी कैपिटल मार्केट। प्राइमरी कैपिटल मार्केट के बारे में बताना है। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में आपको आईपीओ, लॉन्ग टर्म लोन, वेंचर कैपिटल और ये दोनों को छोड़ के ये तीनों मिल जाएंगे। तो ए बी सी सही हो जाएगा। अब आरबीआई का फंक्शन बताना है। तो आरबीआई करेंसी इशू करता है, बैंक सरकार का बैंक है, क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। बी को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ के आप सभी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। वेंडर बैंक भी सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे सही कीजिए, डी ऑप्शन। पिलर 1 में बात किया जा रहा है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है। तो ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा, मार्केट रिस्क हो जाएगा और फाइनेंशियल रिस्क तो मार्केट रिस्क में आ गया। और एक कौन सा और रिस्क हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्केट रिस्क हो जाएगा। और सबसे पहले टिक कर दिया जाए तब समझ में आएगा। मार्केट रिस्क हो गया और ए सी डी ऑप्शन 4। आगे प्रश्न में बताया गया है कि एडवांटेज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के एडवांटेज बताना है। तो फ्रॉड रिडक्शन होगा, टाइम सेव होगा, सेपरेट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन एफिशिएंसी इंक्रीज होगा आपका पेमेंट लेने या देने में। अरे इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी सी ई। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपको 100 करोड़ रुपया चाहिए। यूनिवर्सल बैंक डेट फंक्शन एज इन्वेस्टमेंट का जहाँ बात आ गया वहाँ पे फिर आप सभी को सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आरबीआई डिजायर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जब रिस्ट्रिक्ट करेगा क्रेडिट को एक्सपेंड करने में, तो उसके लिए क्या होगा कि जो बैंक रेट होता है उसको इंक्रीज कर देगा आरबीआई। तो इस तरह से क्रेडिट हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब पॉलिसी रेट, रेपो रेट, एमसीएलआर और बैंक रेट। तो सबसे पहले अभी बैंक रेट हम लोगों ने देखा था, तो बैंक रेट को देख लिया जाए सबसे पहले और उसको मैच करके देखा जाए। तो बैंक रेट आरबीआई रेट टू कमर्शियल बैंक टू विदाउट सिक्योरिटी। हाँ, आरबीआई विदाउट, इसमें सिक्योरिटी की बात ना होता है। डी का एक कहाँ है, यहाँ पे
आगे बढ़िए, समय कम है। मैरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होता है हमारा, अब इसमें दो चीज़ होता है। फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब फायर इंश्योरेंस में होता है कि एट टाइम और आफ्टर टाइम दोनों होना चाहिए। तो देखिए एट टाइम और आफ्टर टाइम कहाँ दिया हुआ है फायर इंश्योरेंस का, सी का यहाँ पे दोनों टाइम बहुत टाइम दिया हुआ है। सी का एक यहीं पे है, इसको सही कीजिए, आगे बढ़िए और आगे ये सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम आ गए 2023 में। 2023 का हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैचिंग का, जिसमें कमिटी से हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो स्टडी ऑल एस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो फंड ट्रांसफ़र कहाँ बात कही गई थी, किस कमेटी में बात कही गई थी, तो ये शायद शेरे कमेटी में बात कही गई थी, शेरे कमेटी। अच्छा, इसमें से एक ये है सौदानी कमेटी, यह आपका इससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे आ गया है, एक्सपोर्ट फॉरेन से हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। और एनबीएफसी आपका जो है मेगलन कमेटी से आया था। एनबीएफसी आया नहीं था, वर्किंग ग्रुप ऑन वर्किंग मेगलन कमेटी से आया। उसी तरह अब देखेंगे कि जो अल्टरनेट मेथड सजेस्ट किया गया था वो किस कमेटी के द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था राशिद जिलानी कमेटी। इसी तरह आप एक बच गया, उसको मिला लेंगे, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। अब बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वह पूर्ण रूप से उसको ऑन कर लिया सब्सिडी को। तो आपको पूर्ण रूप से उसका सब्सिडी है तो यही है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक एक्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि रेटिंग एजेंसी के लिए क्रेडिट को रेट करने के लिए, क्रेडिट को पता करने के लिए जो एजेंसी रखी है आरबीआई, वो कौन कौन से। तो एक आपका ब्रिक वर्क है और दूसरा क्रिसिल ये है। तो बी सी जो से देखिए जो जिस ऑप्शन में होगा वहीं से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर सेपरेट द डिफाइन एज फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। तो ये इसमें कौन कौन सा बैंकिंग सेक्टर का फंक्शन है उसको बताना है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होने वाला है वह हो जाएगा नेट इंटरनेट इनकम के बारे में सही हो जाएगा, और एसेट रेशियो 2 वो सही इसमें हो जाएगा। बी और डी देखिए ऑप्शन 3 में दिया गया। म्यूचुअल फंड इन रेगुलेटेड बाई, तो म्यूचुअल फंड जो है यह रेगुलेट किया जाता है सेबी द्वारा, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे बात हो रहा है इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो आया था मल्होत्रा कमेटी के सजेशन से आया था। अब इसमें बताया जा रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क जो रीजनल रूरल बैंक जो होता है इसमें से कौन कौन सा एक्ट, तो एक तो यह हो जाएगा आपको जो 1975 में आया था, 1976 से शुरू हो गया। और दूसरा जो बैंक का अपना रेगुलेशन एक्ट होता है 1949। तो ए और डी जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा, यहाँ पे सही है। सरफेसी एक्ट के बारे में बात कहा गया है। सरफेसी एक्ट जो होता है वह कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में कहा गया है। तो सरफेसी एक्ट में एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो सबसे पहले बैंक जो होती है क्या करती है, सरफेसी एक्ट के तहत लोन रिकवर करने का यह एक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर आप कहीं से बैंक में जाइएगा तो लोन बाई कीजिएगा, जो भी बैंक डिस्काउंटिंग रेट पे आपको देगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी दे दिया गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी सिक्योरिटी बैंक मांगेगी उसको आपको देना होगा। तो बी भी यहाँ पे हो गया, यहाँ भी आ गया, बी यहाँ भी है।
उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिकवरी के लिए आप हर महीना जो सिक्योरिटी जो रखे हुए हैं उसको वहाँ पे तो रखेंगे ही, भी यहाँ पे हो गया, और रखेंगे ही। और उसके बाद जो भी चार्ज होगा मैनेजमेंट फ़ी आपको लोन प्रोवाइड करने के बाद में, वो क्या करेगी, बैंक ले लेगी और लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। इस तरह से आपको ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब यह 13 जून 2023 का ही इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अब इसमें भी देखिएगा तो मैच करने वाला क्वेश्चन है, इसको लेके आइएगा किसमें, बेसल कमेटी को सुपरवाइजरी ऑफ बैंक में। वहीं मनी मार्केट को लेके आइएगा, इसको एक मिनट रोक दीजिए। और इसमें कहाँ गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। रघुराजन कमेटी को लेके आइएगा आप, इसमें दो में थोड़ा सा इधर मिस हो गया, इसको हम अच्छे से कराएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें प्राइमरी एंड अरेंज करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है कि कौन सा रेगुलेशन कब आया था, किसके बाद आया था। तो इसको हम सजाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड रेगुलेशन आया था, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन आया था, तो दोनों हो गया, तो यहाँ दोनों दिया है। अब उसके बाद आया था आपका इसमें स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, तो ये ऑप्शन जिसमें भी होगा, हाँ अब हमको अब मिल गया, यहीं वाला सही होगा। उसके बाद आया आपका सेबी रेगुलेशन आया, और उसके बाद लास्ट में क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशन आ गया। इस तरह से चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें बात किया गया है कि आरबीआई का सब्सिडरी नहीं है, यानी कि आरबीआई का सब्सिडरी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, एनएचबी डिपॉजिट क्रेडिट, यही वाला नाबार्ड नहीं होना चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी होल्ड करने वाला है, क्योंकि इस समझने के बाद हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि बैंक के जो बैलेंस शीट होता है उसमें ऑफ बैलेंस शीट के रूप में, माने बैलेंस शीट से बाहर रखा जाता है। तो जो भी बोरोइंग होगा उसको तो रखा जाएगा, लेकिन परचेजिंग एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपसे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट, इसको रखा जाएगा। और इंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इसको भी बाहर रखा जाएगा, लेजर लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जहाँ पे आपका आ जाएगा CDE, तो यहाँ उल्टे दे दिया है EDC, ताकि भूलिया जा सके। अब इंटरनेट बैंकिंग से यह लिया गया है, जिसको मोबाइल बैंकिंग को आराम से बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि निगेटिव यह नहीं होगा ऑप्शन। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, एडवांस मोबाइल नेटवर्क भी होता है, और फास्टर होता है। तो BCE यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात किया गया है, जिसमें क्वालिफाइंग एसेप्ट, ड्रॉई एसेप्ट, इसको भी आप होल्ड करके रखिए। जितने भी होल्ड होंगे क्वेश्चन सबको एक साथ हम लेके आएंगे, अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। क्लॉज कैटेगरी F में जो सेबी होता है, यह पब्लिक लिस्टेड जो कंपनी होती है उसके लिए काम करती है। क्लॉज F में, कैटेगरी F में बताया गया है इसको। अब आ गए हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चन को करने। दिसंबर 2023, आइए इसको भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। यह जो इंटरनेशनल कमर्शियल के बारे में बात किया गया, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म आइडेंटिफाई द अंडर द विथ द डिलीवरी गुड्स एंड नेम्ड प्लेस चार्ज। भाई साहब इसको भी होल्ड करके रखिए। जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो बैंकिंग के बारे में बात कहा गया है उसको हम देख लेंगे। और यहाँ पे क्या है, NBFC रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो देखिए आपका चक्रवर्ती कमेटी भी NBFC की बात कहता है,
और शाह कमेटी। तो एनबीएफसी रेगुलेशन की बात की गई है, तो रेगुलेशन शाह कमेटी के द्वारा कही गई थी। और इसमें बताना है कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसके इसमें से कौन सा विकसित किया गया था, जिसको खूब प्रेम से एनपीसीआई बोलते हैं। तो एनपीसीआई विकसित किया था कौन सा, तो इसको रूपी किया था, एनपीसीआई के द्वारा किया गया था। और पेटीएम और भारत पे प्राइवेट वालों जो होते हैं कैपिटलिज्म वाले लोन किया था, और यह फॉरेन वालों लोगों ने किया था। लेकिन जो एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रूपी का किया था। Which of the following factor of are attribute to the weakness of Indian money, यानी कि भारतीय करेंसी जो है वो कमज़ोर होने का कारण क्या क्या है, इसको बताना है। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर पेमेंट किया जाएगा रुपये को तो यह बढ़ेगा, तो ये होगा नहीं। राइजिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट से घटता है। वाइडिंग द ट्रेड इससे भी घटेगा। ऑपरेशन ऑफ वस्तु अकाउंट अगर आप खोल लेते हैं इससे भी घटेगा। यूपीआई से यह क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी सी डी यहाँ पे चौथा ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के बारे में, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता क्या है। इनेबल क्लाइंट यूज द मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज चैनल फॉर एसेसिंग, हाँ ये भी सही हो जाएगा। देयर बैंक अकाउंट लिमिट फंड। बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बैंकिंग, ये भी सही है। सर्व द गोल ऑफ रिजर्व बैंक, आरबीआई डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी दे रहा है। टू मेक पेमेंट सिंपल द मोबाइल बेनिफिट, हाँ जी मोबाइल नंबर से ही पेमेंट हो जा रहा है। रिस्ट्रेंट नेशनल वाइड पेमेंट, रिस्ट्रेंट यानी कह रहा है कि रोका जा रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ई ऑप्शन जिसमें नहीं होगा हमारा वही सही हो जाएगा। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन बताने हैं, जिसमें इशू बैंक बैंकर्स का बैंक जो लास्ट रिसोर्ट के लिए काम करता है। फिजिकल पॉलिसी नहीं बनाता है, कंट्रोल करता है, और क्रेडिट को कस्टोडियन के रूप में काम करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इस तरह से सी ऑप्शन को छोड़िए, जिसमें सी नहीं है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई स्पॉन्सर आरआरबी, यानी कि एसबीआई के द्वारा जो स्पॉन्सर रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि कोई पहले से तैयार नहीं किया रहता है या पढ़ के नहीं किया रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे तेलंगाना एक स्टेट है जो कि 2014 में या 13 में अलग एक अपना राज्य बनाया है। तो सबसे लास्ट में जो जिसमें होगा वहीं सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहीं पे सही हो गया ऑप्शन 2। आ गए हम 2024 के क्वेश्चन, और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। 2012 से हम 2024 की ओर पहुंचते हुए। चलिए इसमें बात कहा गया है कि रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करना है, कौन सा इसमें सही है। तो रीजनल रूरल जो बैंक होता है, सबसे पहले देख लीजिए गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट एंड स्पॉन्सर बैंक, इतना परसेंट, ई सही हो जाएगा। ई वाले ऑप्शन अधिकतर दिए गए हैं। उसके बाद है 10 आरबीआई नॉट अवेलेबल तो गोवा एंड सिक्किम, ये भी सही है। द मिनिमम कैपिटल 10 करोड़, आरआरबी इन एक्ट अप्लीकेबल, बी और ई जिसमें से होगा, अरे भाई इसमें भी है, इसमें भी। आरआरबी एस्टेब्लिश ऑन 2 अक्टूबर 1975, ए वी और ई, ए बी और डी और ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे बात कहा गया है फिर आर.एन. मल्होत्रा, अभी हम लोगों ने देखा था, तो यह इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कमिटी है। मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फॉर स्टार्टिंग ए न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इस न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपको 200 करोड़ की ज़रूरत होती है। और वहीं अगर इंश्योरेंस के लिए आ रहे हैं, इंश्योरेंस के लिए, तो उसमें 100 करोड़, ठीक है 100 करोड़। और बैंक के लिए आ रहे हैं, कमर्शियल बैंक के लिए, तो कम से कम 500 करोड़। और वहीं इंश्योरेंस के लिए आ रहे हैं तो 200 करोड़।
द सिस्टम वेयर टू और मोर बैंकिंग कंपनी आर कंट्रोल बाई वन और टू इंडिविजुअल। तो ये आपका हो जाएगा चैन बैंकिंग, यानी कि दो या दो से अधिक बैंकिंग है उसको कंट्रोल किया जा रहा है इंडिविजुअल एक या दो के द्वारा, उसको कहा जाता है चैन बैंकिंग। इसमें बात कहा गया है कि इंश्योरेंट शुड बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट एट द टाइम पॉलिसी टेकन। तो यह लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि जिस समय हुआ रहता है उस समय उसको होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मिलाना है, मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो IFCI को हम 1948 से मिला देंगे, IDBI को 1964 से मिला देंगे, ICICI को 1955 से मिला देंगे और इसको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को हम 2006 से मिला देंगे। इस तरह से यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा, जिसमें ए का 4 दो जगह है, बी का दो यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड के बारे में बताना है, इसमें कौन सा सही होगा। तो ए होता है बैंक रेट, क्वांटिटेटिव क्रेडिट में कंट्रोल मेथड में आता है। उसके बाद रेशनल ऑपरेजिट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है और ई वेरिएबल रिजर्व रेशियो आता है, जो ही बच गया यह क्वालिटेटिव में आता है। तो ए बी सी ई कोई बात नहीं है, ए बी ई है ना, यहीं पे सही हो जाएगा। चलिए, अरेंज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर एस्टेब्लिश के बारे में बात कर रहा है कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, इसको बताना है। थोड़ा सा ये याद करने वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम सभी को याद करना पड़ेगा। तो इम्पीरियल जो बैंक आया था, एक बार इसको देख लीजिए, 1921 में आया था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। 1955 में आया था आपका ये क्या बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1956 में आया था आपका LIC। UTI आया था 1975 में, उसी समय RRB आया था। नहीं, RRB तो 19 इसमें आया था, RRB आया था इसमें। और UTI जो आपका है, UTI आया था 1963 में, सबसे पहले अगर कोई आया था तो इम्पीरियल बैंक आया था, उसके बाद UTI आया था। तो क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर, हाँ, तो सबसे पहले आप ए को रखिए, फिर किस तरह कर रहा है, अरेंज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग देयर एस्टेब्लिश्ड टू लेटर। सबसे पहले तो 1921 में इम्पीरियल बैंक आया था, इसको हम पहले अगर रखते हैं तो फिर हमको ए के बाद डी चाहिए, डी, ए के बाद डी, ऐसे तो नहीं है, बी लास्ट में लेके आ रहा है यहाँ पे। 1955 1975 ई, यहाँ पे सबसे 1975 यानी सबसे लास्ट में जो आया था ई यहाँ पे आ गया। तो ए बी सी आपका हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, डी हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं डी में UTI यही सही हो जाएगा, पहला ही सही होगा। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग टू द ऑर्डर इन विच एस्टेब्लिश्ड, बताना है किस ऑर्डर में कौन सा हुआ था, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन। 1982 में, NHB 1988 में, एक्जिम बैंक 1981 में, CDB 1990 में, और इसका क्या नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कुछ बैंक है, यह जो आया था 1971 में आया था, 1971 में आया था। इसको आप सजा लीजिएगा तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा कौन सा, 1971। सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा 1971 वाला, ई पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इन एस्टेब्लिश, ठीक है। और डी हो जाएगा
लास्ट में तो डी सी डिफिनेशन अभी ठीक है। अच्छा चलिए, प्लस यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा जो सफ़र है वो 2000 बैंकिंग का क्वेश्चन हमने लिया था, बैंकिंग का क्वेश्चन लिया था जो कि 2012 से शुरू किया था और 2024 तक पूरा कर लिया गया। तो आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक्स। बैंकिंग PYQ देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। यह लगभग इतने टाइम का वीडियो है, हम भी थक गए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य क्वेश्चन के साथ, अन्य ज्ञान विज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। आप सभी ने हमारे वीडियो को इतने देर तक देखा।